हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है थ्योरी ऑफ डिमांड। ये टॉपिक बहुत लंबा जा रहा था तो मैंने इसे पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये वीडियो फर्स्ट पार्ट है। डिमांड. What is demand? It refers to the quantity of commodity which a consumer is willing to buy at a particular price during a particular period of time. Demand का मतलब है किसी एक टाइम पे किसी एक कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी कंज्यूमर ख़रीदना चाह रहा है, किसी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, वो होता है क्वांटिटी डिमांडेड. ऑल्सो डिमांड शोज़ द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी. एग्ज़ाम्पल अगर ले हम डिमांड का, तो सपोज़ एक कंज्यूमर 2 kg राइस 1 मंथ में 20 रुपये पर kg पे ख़रीद रहा है, तो 2 kg राइस ये हो गई क्वांटिटी, 1 मंथ ये हो गया टाइम पीरियड, और 20 रुपये पर kg हो गया प्राइस. तो डिमांड के 3 कंपोनेंट्स भी होते हैं: क्वांटिटी, टाइम एंड प्राइस. नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ डिमांड. सो फर्स्ट इज डिमांड डिपेंड्स अपॉन द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी. कंज्यूमर बहुत ही लॉजिकल और सेंसिबल होता है. वो उसी गुड की डिमांड करता है जो उसे ज़्यादा यूज़फुल या बेनिफिशियल लगती है. डिमांड ऑलवेज मीन्स इफ़ेक्टिव डिमांड. कंज्यूमर हमेशा इफ़ेक्टिव डिमांड करता है, मीनिंग उन गुड्स की डिमांड जिसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा हो, मतलब गुड्स जिसको परचेज़ करने में कम पैसे खर्च हो रहे हो और वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा हो, या ऐसे गुड की डिमांड करता है जिसे खरीदने के लिए वो पैसे खर्च करना चाहता है. डिमांड इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट बिकॉज टाइम टू टाइम डिमांड एक गुड से दूसरे गुड पे चेंज होती रहती है. एग्ज़ाम्पल, समर में कोल्ड ड्रिंक की डिमांड ज़्यादा होती है, वहीं विंटर्स में टी या कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा होती है. तो डिमांड कांस्टेंट नहीं होती है, वो टाइम टू टाइम वेरी करती है. डिमांड मींस डिमांड फॉर फाइनल कंज्यूमर गुड. जो फाइनल गुड्स होते हैं जिन्हें कंज्यूम करके हम इंस्टेंट नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, वो होते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड. एग्ज़ाम्पल, बाइसिकल एक फाइनल कंज्यूमर गुड है. उसे जब भी हमने परचेज़ किया हम उससे तुरंत वर्क कर सकते हैं. लेकिन जो बाइसिकल के पार्ट्स हैं वो इंटरमीडिएटरी गुड्स हैं, उन्हें तुरंत हम कंज्यूम या उससे अपनी नीड को तुरंत सेटिस्फाई नहीं कर सकते. जो बाइसिकल की डिमांड है या किसी भी फाइनल गुड की डिमांड जो होती है वही एक्चुअल में डिमांड होती है. देन डिमांड इज़ अ डिज़ायर्ड क्वांटिटी. डिमांड इज़ अ डिज़ायर्ड क्वांटिटी मीन ऐसी गुड्स या सर्विसेज की डिमांड जिसे कंज्यूमर लेना चाहता हो या उसे ज़रूरत हो. फिर आता है फैक्टर डिटरमाइनिंग डिमांड एंड द डिमांड फंक्शन. डिमांड फंक्शन is a relationship between consumers' optimal choice of quantity of good and factor affecting it. डिमांड फंक्शन किसी गुड की क्वांटिटी के लिए कंज्यूमर की चॉइस क्या है और उसे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे 2 गुड्स के प्राइस क्या है, कंज्यूमर की इनकम क्या है, उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, इनके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है. डिमांड फंक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है dx इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ px, pz, y एंड t. dx का मतलब होता है डिमांड ऑफ गुड x, px मतलब प्राइस ऑफ गुड x, pz मीन्स प्राइस ऑफ गुड z, y मीन्स कंज्यूमर्स इनकम एंड t मीन्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर. The next topic is demand and price. Demand and price में we'll study about the law of demand. Law of demand, it states that there is a definite inverse relationship between the price of good and quantity demanded of good. एक commodity के price और उसकी कितनी quantity demand की जा रही है, इसके inverse relationship को show करता है law of demand. मीनिंग अगर commodity का price increase करेगा तो उसकी demand कम होगी, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी. लॉ ऑफ डिमांड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है dx इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ px एंड ceteris paribus. dx मीनिंग क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड x, px मीनिंग प्राइस ऑफ गुड x,
सिट्रस पेरिबस मीन्स अदर फैक्टर दैट बीइंग इक्वल, मतलब डिमांड के जो बाकी सारे फैक्टर्स हैं, दूसरे गुड के प्राइस, कंज्यूमर के इनकम, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये सब कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा. देन नेक्स्ट कम assumption of law of demand. Law of demand assumes that the price of related good remains same, income of consumer remains same, taste and preferences remain same, meaning गुड की प्राइस में, कंज्यूमर के इनकम में, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगी. गुड्स की हर यूनिट होमोजीनियस होगी, मीनिंग गुड्स की सभी यूनिट सेम वेट और सेम क्वालिटी की होगी, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी डिफरेंस नहीं होगा. एंड द लास्ट वन इज़ कमोडिटी शुड बी नॉर्मल गुड. कमोडिटी नॉर्मल गुड होनी चाहिए, यानी वो गुड जिनकी डिमांड कंज्यूमर की इनकम के साथ इंक्रीज होती है. स्लोप ऑफ डिमांड कर्व ये शो करता है कि गुड के प्राइस में चेंज आने से कितना उस गुड की क्वांटिटी की डिमांड में चेंज आ रहा है. सो इसे रिप्रेजेंट करते हैं चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. P stands for price and Q stands for quantity demanded. Then comes linear demand curve. Linear demand curve का symbolic representation है P is equals to A minus BP. Q stands for quantity, जो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है. इसमें चेंज तभी होता है जब प्राइस में चेंज हो रहा हो, ये प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट है. ए वो पॉइंट है जहाँ डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल एक्सिस या क्वांटिटी एक्सिस से जॉइन होता है. बी स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है, दैट इज चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू. और पी स्टैंड्स फॉर प्राइस, जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये किसी से भी इफेक्ट नहीं होता, ये अपने आप ही इंक्रीज या डिक्रीज करता है. अब अगर Q इज इक्वल्स टू A माइनस बी पी, इस इक्वेशन में P को हम ज़ीरो रखें तो Q की वैल्यू A आएगी, और अगर P को हम A अपॉन B रखें तो Q की वैल्यू ज़ीरो होगी. और जब हम इन वैल्यूज़ को ग्राफिकली शो करेंगे तो वो जो ग्राफ प्रेजेंट होगा, जो कर्व प्रेजेंट होगा, उसे हम बोलते हैं लीनियर डिमांड कर्व. You can see the linear demand curve. यहाँ जहाँ पे A प्राइस जब A अपॉन B है तो क्वांटिटी ज़ीरो है, वहीं जब प्राइस ज़ीरो है तो क्वांटिटी A है. और जब हम A अपॉन B और A इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर रहे हैं तो हमें एक लीनियर डिमांड कर्व मिल रहा है, दैट इज़ Q इज इक्वल्स टू A माइनस बी पी. हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है क्वांटिटी एंड वर्टिकल एक्सिस पे है प्राइस. फिर आता है डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व. डिमांड शेड्यूल का मतलब किसी एक गिवन पीरियड टाइम पीरियड में कितनी प्राइस लेवल पे कंज्यूमर गुड की कितनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है या कितनी क्वांटिटी खरीदना चाह रहा है, उसको टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना. कर्व का मतलब है डिमांड फंक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना. Here you can see the difference between demand schedule and demand curve. यहाँ डिमांड शेड्यूल में प्राइस क्वांटिटी दी गई है. जब 20 रुपये पर केजी है प्राइस किसी कमोडिटी का तो उसकी 6 यूनिट की डिमांड हो रही है. वही जब प्राइस 20 से बढ़ा 30 पे तो 5 यूनिट, 6 से डिमांड कम होकर के 5 यूनिट पे आ गई. ऐसे जब प्राइस 50 तक इंक्रीज़ हुआ तो जो क्वांटिटी की डिमांड थी वो कम होकर के 3 यूनिट पे आ गई. इन सारे पॉइंट को अलग अलग रेफरेंस पॉइंट पे शो किया गया है. डिमांड कर्व में आप देख सकते हो जब प्राइस 50 पे है तो 3 यूनिट क्वांटिटी यूज़ हो रही है, डिमांड हो रही है, और उसे एस पॉइंट से शो किया गया है. ऐसे जब प्राइस कम हुआ 40 पे तो क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई 4 पे, जिसे आर पॉइंट से रिप्रेजेंट किया गया है. ऐसे ही जब प्राइस कम होकर के 20 पे आ गया तो क्वांटिटी बढ़ करके 6 हो गई, जो कि पी पॉइंट शो कर रहा है. और ये सारे रेफरेंस पॉइंट जब एक साथ जॉइन होते हैं तो एक कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व क्रिएट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं डिमांड कर्व.
डिमांड कर्व का डाउनवर्ड स्लोपिंग होने के कुछ रीजंस भी हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, न्यू कंज्यूमर क्रिएटिंग डिमांड। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसमें मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है किसी गुड या सर्विस को कंज्यूम करके जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट मार्शल ने दिया था, जिसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर अगर एक कमोडिटी की ज़्यादा क्वांटिटी को कंज्यूम करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होने लगती है और कंज्यूमर उसके लिए फर्दर सेम प्राइस पे नहीं करना चाहता और वो उस गुड या सर्विस को तभी लेना चाहेगा जब उसका प्राइस डिक्रीज़ हो। फिर सेकेंड है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मतलब अगर एक गुड का प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है तो कंज्यूमर उसके सब्स्टिट्यूट गुड को छोड़कर उसी पर्टिकुलर गुड की डिमांड ज़्यादा करता है, और वहीं अगर गुड का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा हो तो कंज्यूमर उस गुड को छोड़कर उसके सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड इंक्रीज़ कर देता है। एग्जाम्पल, टी और कॉफ़ी ये दो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अगर टी का प्राइस कम हो तो कंज्यूमर कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा करेगा, और अगर टी का प्राइस ज़्यादा हो जाए तो कंज्यूमर टी की जगह कॉफ़ी की डिमांड करेगा। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी यही शो करता है कि जैसे प्राइस इंक्रीज़ होता है डिमांड डिक्रीज़ होती है, और प्राइस डिक्रीज़ होता है तो डिमांड इंक्रीज़ होती है। फिर आता है इनकम इफेक्ट, जिसका मतलब है कि जब किसी नॉर्मल गुड का प्राइस डिक्रीज़ होता है तो कंज्यूमर की रियल इनकम या उसकी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे कंज्यूमर उस गुड की डिमांड ज़्यादा करता है। न्यू कंज्यूमर क्रिएटिंग डिमांड, बहुत बार ऐसा होता है कि कंज्यूमर कुछ कमोडिटी को अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जब उस कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज़ हो जाता है इतने लेवल पे कि कंज्यूमर उसे परचेज़ कर सके तो उस कमोडिटी की डिमांड भी इंक्रीज़ होने लगती है। सो ये सारे पॉइंट्स हैं जो ये शो करते हैं कि प्राइस के डिक्रीज़ होने के साथ कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज़ होती है, जिससे डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ऐसी भी कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ना हो करके अपवर्ड स्लोपिंग होता है, जहाँ पे प्राइस डिक्रीज़ होने के साथ डिमांड भी डिक्रीज़ होती है और प्राइस इंक्रीज़ होने के साथ डिमांड भी इंक्रीज़ होती है। सो फर्स्ट है गिफन गुड का केस। गिफन गुड ऐसे गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर की नेसेसिटी होती है और उसके प्राइस इंक्रीज़ होने पे भी डिमांड उसकी डिक्रीज़ नहीं होती। बेसिकली ये कंज्यूमर पुअर या लो वेज अर्नर्स होते हैं जो दूसरे और बेटर प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक है ब्रेड, दूसरा है पिज़्ज़ा। अगर ब्रेड की प्राइस इंक्रीज़ होगी फिर भी कंज्यूमर उसी की डिमांड करेगा क्योंकि वो पिज़्ज़ा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो गिफन गुड के केस में डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होगा। फिर आता है गुड्स ऑफ स्टेटस या लग्जूरियस गुड्स। इन गुड्स के प्राइस इंक्रीज़ होने से वो ज़्यादा डिज़ायरेबल और वो एक स्टेटस सिंबल बन जाते हैं, जिससे उनकी डिमांड इंक्रीज़ होती है। एग्जाम्पल, डायमंड, जिसका प्राइस इंक्रीज़ होने से भी उसकी डिमांड इंक्रीज़ होती है। फिर आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस राइज। अगर कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि किसी कमोडिटी का इन फ्यूचर प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है तो वो उसे पहले से ही स्टॉक करके रखने के लिए उसकी डिमांड को इंक्रीज़ करता है। एग्ज़ाम्पल, शेयर या पेट्रोल। जब हमें लगता है कि इन फ्यूचर इनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो हम पहले ही उसे भले ही उसका प्राइस ज़्यादा हो लेकिन फिर भी उसे परचेज़ करते हैं। देन नेक्स्ट इज़ डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट, मतलब जब हायर इनकम ग्रुप या सेलिब्रिटी किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं या उसे कंज्यूम करते हैं तो उन्हें देख करके बाकी कंज्यूमर्स भी उनकी हायर प्राइस पे डिमांड करते हैं, जो कि लॉ ऑफ डिमांड को वॉयलेट करता है। फिर आता है इमरजेंसी की कंडीशन। इमरजेंसी जैसे कि वॉर या कर्फ्यू, ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें गुड्स की शॉर्टेज होने का डर है तो कंज्यूमर उस गुड्स को आगे के लिए स्टोर करना चाहता है। इस कंडीशन में भी लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है और कंज्यूमर की डिमांड प्राइस के साथ इंक्रीज़ करती है। सो ये सारे कुछ
पॉइंट्स हैं जो लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस हैं, जिस पे प्राइस इंक्रीज़ होने के साथ डिमांड इंक्रीज़ होती है और प्राइस डिक्रीज़ होने के साथ डिमांड डिक्रीज़ होती है, और ये डिमांड कर्व को डाउनवर्ड स्लोपिंग ना करके अपवर्ड स्लोपिंग बनाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप you understood the topic. Do like, share and subscribe, and yes, don't forget to click on the bell icon for further updates.